आज हम सब दशमलव पढ़ेंगे। जो ये दशमलव होता है यह कभी कभी नहीं समझ में आता है, तो मैं इसको बहुत बारीकी से और बहुत आसानी से समझाऊंगा। दशमलव डेसिमल पढ़ते हुए इसको पॉइंट बोलते हैं। तो दोस्तों, जो भी नंबर आप पढ़ते हैं, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 या कुछ भी लिखा है, 0, कोई भी ऐसे 65, तो इसका मतलब यह नहीं है कि इनमें पॉइंट नहीं है। तो पहले दोस्तों एक चीज़ आप ये ध्यान में रखिए कि जो पॉइंट होता है तो इधर बाएं तरफ पूर्णांक होता है। ये जो पहले वाली 9th की मैथ्स पढ़े होंगे, पूर्णांश और मंतीसा, तो ये पूर्णांक मैं लिख रहा हूँ और इधर अपूर्णांक रहता है। अपूर्णांक का मतलब होता है फ्रैक्शनल पार्ट। ये फ्रैक्शनल पार्ट यानी भिन्नात्मक हिस्सा। भिन्नात्मक हिस्सा यह एक से छोटा होता है, यानी एक से भी छोटा। जो एक पूर्णांक है, एक उससे भी छोटा या एक से कम, या एक से कम। मतलब जैसे यदि ऐसे लिखा है 3.75, तो इसका कभी कभी लोग पढ़ देते हैं 3.75, तो यह गलत है, क्योंकि यह एक से छोटा है। तो यहाँ पर एक एक अंक करके पढ़ेंगे, 3.75। तो दोस्तों इस तरीके से आपको समझना है कि जो ये वाला पार्ट है, दो पार्ट हैं, एक 3 हो गया और एक पार्ट हो गया 7.5 के इधर ये पॉइंट लगा है। ये दोनों पार्ट जुड़े हुए हैं, यानी इनके बीच में हम प्लस लगा सकते हैं। तो जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं पूर्णांक, माने ये पूरा पूरा पार्ट कहलाता है, और ये बोला जाएगा अपूर्णांक। तो दोस्तों जब मिला के लिखेंगे पूर्णांक और अपूर्णांक को, तो ये पार्ट तो ठीक है, पूरा है, पर ये जो पूरी संख्या आप एक साथ रखेंगे तो यह पूरी संख्या अपूर्णांक बोली जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक अपूर्ण अंक है, अपूर्ण हिस्सा है। जो ये हिस्सा है ये अपूर्ण हिस्सा है। तो किसी पूर्ण के साथ कुछ भी अपूर्ण आप मिला देंगे तो पूरा उसको आप पूरे पार्ट को मिला के आप अपूर्णांक बोलेंगे, माने यह अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि 3.75 जो है पूरा पूरा ना 4 अब में आ रहा है ना ये 3 में आ रहा है। हाँ, इनके हिस्से को आप अलग अलग समझ रहे हैं कि ये 3 जो है पूरा है और ये 0.75 अपूर्णांक है। तो पूर्णांक और अपूर्णांक को मिला के ये हमारा पूरा अपूर्णांक हिस्सा है। तो दोस्तों इसी तरीके से जो हमारी प्राकृत संख्याओं का समूह है, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक, यह सभी पूर्णांक अंकों को बताते हैं, माने वो अंक पूरे पूरे रहते हैं, यानी पूर्णांक। इनमें फ्रैक्शनल पार्ट 0 रहता है। जैसे मान लीजिए आपने 3 लिया या -3 लिया, अब पॉइंट आपको दशमलव जो अंकित करना है वह संख्या या अंक के यदि नहीं दिया है तो दाएं तरफ अंकित करना है। अब आप जितने 0 चाहें जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप ले सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर इनफाइनाइट 0 आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर अभी इन 0 को आप सिग्निफिकेंट 0 नहीं बोलेंगे, क्योंकि इधर कोई अंक नहीं है, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम केवल 3 लिखेंगे या 1 लिखेंगे। तो इसका मतलब यह नहीं है कि इनमें पॉइंट नहीं है। पॉइंट आप बिल्कुल समझ लीजिए कि पॉइंट हर अंक या संख्या में होता है, संख्या के दाएं तरफ लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको समझना है कि जो भी प्राकृत पूर्ण पूर्णांक संख्याएं हैं ये पूर्णांक हैं, इसलिए यह पूरी संख्याओं में पॉइंट नहीं लिखा रहता है। जहाँ पॉइंट आएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है 3.75
यहाँ पर लिखा है 3.75 और यहाँ लगा है रा, तो मतलब ये 3 रुपया तो पूरा पूरा है, लेकिन ये 1 रुपये से कम है। मैंने बताया 1 से कम है, तो ये वाला पार्ट 1 रुपये से कम है, ये जो 1 रुपया है से कम है। तो आपको समझना चाहिए कि ये 3 रुपये है, ये 3 रुपये और ये 1 रुपये से कम है, मतलब ये 75 पैसे हैं। तो ये 3 रुपये 75 पैसे हुए। अब दोस्तों इसी तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग रखना है कि जो आपका ये रुपया है, तो जो बाएं तरफ लिखा रहता है दशमलव के, वह पूर्ण रुपया बताता है, और जो दाएं तरफ रहता है वह 1 रुपये से कम है, यानी पैसे हैं, ये पैसे हैं। अब पूरा दशमलव में मिलाकर इनको रुपया बोला जाएगा। दशमलव प्रणाली में इनको हमने चेंज किया, तो 3 रुपये 75 पैसे, और रुपये में पढ़ेंगे तो 3.75 रुपीज़। तो दोस्तों इस तरीके से आपको समझना है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर किसी ने दिया कि 3 से आपको 0.1 घटाना है या 0.18 घटाना है, तो 3 से बोल रहा है, यानी 3 वैसे भी बड़े में छोटा घटाएंगे, तो जिसमें से लगा है उसमें आपने लगा दिया। अब यहाँ पर दशमलव बताया जाता है, कभी मास्टर बता देते हैं कि दशमलव बिल्कुल सीधा रख लो, लेकिन ये सब गलत ऊटपटांग रूल्स हैं। अब 3 में कोई भी पॉइंट नहीं लगा है, तो ये आप पॉइंट लगा लिए। पॉइंट लगाने के बाद आप इसमें देखिए 2 अंक हैं, तो आप इसमें 2 ज़ीरो ले लिए। चूँकि ये जो 3 था, 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है 0.8, तो जो इसमें होल पार्ट है नहीं दिया है, तो होल पार्ट के तरफ 1 डिजिट है, तो आप 1 डिजिट ले लीजिए। और जो अपूर्णांश हिस्सा है ऑलरेडी 1.8 दिया है, अब आपको घटाना है, तो 3.00 आप लिख लिए। अब ये पॉइंट चूँकि आप समझ गए सीधा तो आएगा, ये ऑलरेडी पॉइंट का रूल है, लेकिन सीधा और ये स्केल से नहीं समझ में आता है। ये दशमलव वाला पार्ट इधर भिन्नात्मक पार्ट भिन्न से और पूर्णांक वाला पूर्णांक से, तो 0.18 अब घटाना है आपको। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। पहले इन दोनों को दशमलव के इधर पूरा बराबर कर लिए। दशमलव के इधर बराबर करने का तरीका मैंने बताया कि कोई भी अंक है तो उसका दशमलव उसके दाएं तरफ रखेंगे, दाएं तरफ ऐसे, और उसके बाद दशमलव के इधर जितने अंक हैं उतने आप ज़ीरो ले सकते हैं। ज़ीरो लेने से इसकी वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप फिर घटा देंगे। अब 10 में 8 गए 2, फिर कैरी आई, तो 10 में 1 नहीं घटाना है, आपको 2 घटाना पड़ेगा, क्योंकि जो कैरी आती है उसको भी कैंसिल करना है। चूँकि ऊपर वाली संख्या में ही नीचे वाली संख्या को काटना रहता है, तो चूँकि यह कम है इसलिए इसको 0 को 10 मानेंगे, तो 10 में 1 नहीं 2 घटाएंगे तो आया 8। अब पॉइंट से हासिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो बस पॉइंट आप कायम कर देंगे। जैसे यहाँ 2 अंक बाद लगा है, तो यहाँ भी 2 अंक बाद ये दशमलव लग गया। अब दशमलव के बाद ये जो कैरी आई तो सीधे कैरी चली जाएगी, तो 3 में यहाँ 0 था लेकिन कैरी आई, तो ये अब आपको 1 काटना पड़ेगा, तो 3 में 1 गए 2। तो जैसे मान लीजिए कि 3 रुपये 0 पैसे आपके पास थे, मैंने बताया कि इधर पैसे होंगे इधर रुपए होंगे, और 18 पैसे आपने घटा दिए तो आपके पास बचे 2 रुपये 82 पैसे। तो दोस्तों पहले आप इस तरीके से इनको करेंगे। किसी ने दे दिया कि 0.1 से 0.01 आप जोड़िए, तो बिल्कुल मत घबराइए। पहले मैंने बताया कि आप पॉइंट कायम करिए। पॉइंट ये तो खुद लगा हुआ है, इधर कोई अंक दोनों में नहीं है, तो कोई अंक मत रखिए। समझने के लिए आप 0 रख सकते हैं, तो इसको 0.1 मान लीजिए। अब इस वाले दशमलव में 2 अंक रखे हैं, तो मैंने बताया कि दशमलव के बाद इसमें 1 अंक है, तो आप अपने से 1 0 ले लीजिए।
तो इस 0.1 को आपने ऐसा बना दिया, इस 0.1 को आपने ऐसा बना दिया। अब इस 0.01 को 0.01 में आप ये शुरू में इसमें आपने 0 लिया तो इसमें भी 0 ले लीजिए, फिर पॉइंट लगा दिया आपने, फिर इसमें 0 1 2 अंक हैं। अब इनको जोड़ना है तो इनको आप जोड़ सकते हैं। तो ये आया 1, फिर ये 1 0 1 हुआ, पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा दिए, फिर ये 0, तो यहाँ पर आ गया 0.11। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको पॉइंट में केवल अंक बराबर करने हैं। अंक बराबर करने के लिए आप 0 का इस्तेमाल करेंगे। किसी अंक में दशमलव नहीं लगा है तो पहले आप दशमलव कायम करेंगे दाएं तरफ। जैसे यहाँ पर दाएं तरफ 1 8 है तो दाएं तरफ इसमें 2 0 ले लिए। फिर इस वाले 0.18 में 0 नहीं लगा है तो हमने 0 लगा लिया। फिर अब आप दशमलव सीधा सीधा माने दशमलव रख लिए। अब इधर चूँकि बड़ी संख्या 3 है तो ऊपर रख लिए। फूल पार्ट से हमको समझ में आएगा, क्योंकि मिलान करना है कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो मान लीजिए किसी ने पूछा कि यहाँ पर लिखा है 3.187 और यहाँ पर आपको दे दिया 3.1878। तो दोस्तों पहला तो चिन्ह में ध्यान रखना है, क्योंकि छोटा बड़ा का ज्ञान मैंने अभी यहाँ नहीं देना है। पर मान लीजिए 10 सेम साइन है तो चूँकि ख़ासतौर पर मैं प्लस के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि माइनस में संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होती है। जैसे माइनस वाले में अभी मैं नहीं आ रहा हूँ, प्लस प्लस ले रहा हूँ। माने माइनस का मतलब है कि जैसे यहाँ पर लिखा है -50 और यहाँ पर लिखा है -1000, तो जो ये ऋणात्मक संख्या है, चूँकि संख्या रेखा को आपने पढ़ा होगा मेरे, तो उसमें आप समझ गए होंगे। तो ऋण 50 जो है यह बड़ा है और ऋण 1000। तो जो ऋणात्मक संख्या के पास जितनी बड़ी अंक लिखी रहती है वो उतना ही छोटा कहलाती है। तो यहाँ पर माइनस के पास यहाँ पर 10,000 लिखा है तो दोनों में बड़ा 50 है। जैसे आपने 50 रुपये उधार लिए हैं और यहाँ पर इसने 10,000 रुपये उधार लिए हैं, तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि आपके पास उधारी कम है, तो जिसके पास उधारी कम है वो बड़ा है। तो यहाँ माइनस का मतलब उधार से है। आप इसको ऋण आप समझ लीजिए, जो कर्ज लेते हैं। आप कोई लिया है 0 लिया और इधर ले लिया -5 लाख, तो जिसके पास एक भी कर्ज नहीं, 0 का माने एक भी कर्ज नहीं है, तो जब एक भी कर्ज नहीं है तो मतलब वो और बड़ा हुआ और आपके पास 5 लाख रुपए कर्ज हैं, माइनस का माने उधार। तो इस तरीके से आपको समझना है कि जो माइनस वाली संख्याएं जितने बड़ी रहेंगी उतने छोटी, तो समझ गए होंगे। तो मान लीजिए कि आप मिलान कर रहे हैं तो पहले पूर्णांक से मिलान करेंगे। तो पूर्णांक में दोनों सेम हैं, प्लस प्लस अभी मैंने यहाँ पर लिया है धनात्मक संख्याएं। फिर यहाँ पर ये दशमलव के बाद पहली मिलाए, ये सेम है, फिर यहाँ पर सेम है, फिर यहाँ पर सेम है। अब यहाँ पर देखिए अंतर आया, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है। तो क्रम से आपने मिलाया, पूर्णांक से मिलाया, तो यहाँ पर सेम, यहाँ पर सेम, यहाँ पर सेम, लेकिन यहाँ पर ये 9 है, यहाँ पर 8 है। तो जिसमें 9 है वो बड़ी है और जिसमें 8 है वो छोटी है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको संख्याओं का मिलान करना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि क्रमशः मिलान करना है, पूर्णांक से लेके। पूर्णांक में ही कोई भी संख्या, मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है 3.01 और यहाँ पर लिखा है 2। अब 2 में पॉइंट भले नहीं लगा है, मान लीजिए आपको धोखा होता तो आप पॉइंट इधर लगा लिए, फिर आपने 0 0 कर लिया। चूँकि दोनों धनात्मक हैं, शो नहीं हो रहा है चिन्ह, तो माने प्लस चिन्ह है। तो धनात्मक संख्याओं में जब तुलना करेंगे तो जो बड़ी है वो बड़ी कहलाएगी, जो छोटी है वो छोटी कहलाएगी। लेकिन ऋणात्मक में जो संख्या जितने बड़ी आप ले रखे हैं वो उतनी छोटी होती है, ये ध्यान रखना है। जैसे ऋण 1 करोड़ है और 0 है तो 0 बड़ा कहलाएगा, क्योंकि 1 करोड़ माइनस है। ऋण 50 है, ऋण 49 है तो ऋण 49 बड़ा कहलाएगा। लेकिन धनात्मक में ऐसा नहीं है, धनात्मक में जो बड़ा है वो बड़ा है। तो यहाँ पर पूर्णांक से मिलान आपने किया तो पूर्णांक में ही ये बड़ा हो गया।
तो फिर आगे दशमलव मिलाने की ज़रूरत नहीं है कि मान लीजिए कि यहाँ पर दशमलव में 0 है, यहाँ पर या यहाँ पर मान लीजिए मैं जो समझाना, यहाँ पर 9 और 8 आ गया तो आपने देखा कि यहाँ 98 है और यहाँ 1 है, ऐसा नहीं है। मिलान आप शुरू से करेंगे पूर्णांश से। तो यहाँ पर 3 बड़ा है तो ये बड़ा कहलाएगा, यानी 3 रुपये 1 पैसे। पैसे आप समझ लीजिए जैसा भी आप समझिए, ये 2 रुपये 98 पैसे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको मिलान करना है। तो इस तरीके से आप दशमलव समझ गए होंगे। अब मान लीजिए कि दशमलव को आप गुणा करते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर दशमलव 1 है और फिर दशमलव 1 का आपको गुणा करना है। तो गुणा तो सिंपली आप जानते हैं कि आपने कर लिया 1 एकम 1, अब आगे कुछ नहीं है। तो दशमलव आप इधर दाएं तरफ से गिनेंगे कि कितने अंक बाद लगा हुआ है। तो यहाँ से गिनेंगे तो यह 1 अंक बाद लगा हुआ है, यहाँ पर लिख लीजिए 1 अंक बाद। यहाँ भी लगा है 1 अंक बाद। तो जो आपका रिज़ल्ट आया है उसमें आप ये 1 अंक ऊपर वाला और 1 अंक नीचे वाला दोनों को जोड़ देंगे, यानी रिज़ल्ट में आपको 2 अंक बाद लगाना है। इधर से आप गिनेंगे दाएं तरफ से, 1 अंक बाद इसमें लगा है, 1 अंक बाद इसमें लगा है। दाएं तरफ से आपको गिनना है। दशमलव हमेशा दाएं तरफ से गिनिएगा, हमेशा के लिए रूल है। बाएं तरफ से नहीं गिनना है, दाएं तरफ से। तो दाएं तरफ से 1 अंक बाद, दाएं तरफ से 1 अंक बाद, तो 2 अंक बाद। तो हमारे गुणनफल में केवल 1 अंक है। तो जहाँ भी अंक की कमी हो वहाँ 0 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, चाहे इधर करें चाहे इधर। तो आपने एक 0 ले लिया और उसके बाद आपने लगा दिया दशमलव, ये आपका हो गया रिज़ल्ट। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा पूछता है कोई, या कितने भी दशमलव दे दे, तो आपको मालूम है कि 1 का गुणा कितनी भी बार करेंगे 1 ही आएगा। लेकिन आपको इधर से गिनिए, इसमें 1 अंक बाद लगा है, इधर से गिनेंगे 1 अंक बाद, इधर से गिनेंगे 1 अंक बाद, ये इधर से गिनेंगे 1 अंक बाद। तो देखिए 1 अंक बाद इसमें, 1 अंक बाद इसमें, 1 अंक इसमें, 1 अंक इसमें, तो टोटल 4 अंक बाद दशमलव आपका मिल गया। तो रिज़ल्ट में 4 अंक बाद लगेगा। तो ये 1 अंक हुआ। अब आपको 3 जीरो लेने पड़ेंगे क्योंकि आपको 4 अंक बाद लगाना है। तो आपने दशमलव कायम कर दिया और इधर आपको पूर्णांश में कुछ भी नहीं है तो 0 लगा सकते, नहीं लगाना है तो आप दशमलव 0001 लिखे रहिए। तो दोस्तों इसका मतलब यह नहीं है कि दशमलव भी गुणा होता है। ये दशमलव ये बता रहा है कि इसमें 1 अंक बाद इधर से गिनना है, ये ध्यान रखना है। पहले आप ये लर्न कर लीजिए। तो इधर से 1 अंक बाद लिख लेंगे ऐसे जैसे मैंने लिखा है। तो 1 अंक बाद, 1 अंक बाद, 1 अंक बाद, 1 अंक बाद, तो टोटल 4 अंक बाद। तो यहाँ पर 1 अंक मिल गया। अब 3 अंक और चाहिए, तो 3 अंक के लिए मैंने 0 ले लिया। तो 3 जीरो लिए तो टोटल 1 2 3 4 अंक हुए। 4 अंक बाद दशमलव कायम कर दिया हमने, ये आंसर आ गया। तो दोस्तों गुणनफल में जो दशमलव की गड़बड़ी होती थी अब नहीं होगी मेरे समझ से। मैंने जोड़ भी बता दिया। अब भाग में आते हैं। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आपको पहले मैं थोड़ा 10 का भाग, जो 10 से बनी संख्या है उनका भाग समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है बटा, 3/10 या 3/100, 3/1000 मैंने लिख दिया। यहाँ पर 3/100 ऐसे करके रहे, यहाँ पर 1 हो और इधर 0 हो। ये बटा का मतलब भाग होता है, यानी 3/10 है। 3/10 को आप लिख सकते हैं 3/10। ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर। अंश को ही भाज्य बोलते हैं यदि आप अपना भाग की भाषा में समझेंगे, और नीचे वाले को भाजक। ये नोट किए रहिए, ऊपर वाले को अंश, न्यूमरेटर इसको डिनोमिनेटर, और इसको भाज्य, यानी भाज्य को आप डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड। इसको डिवाइज़र या डिवीज़र आप जैसा बोलते हैं, डिवाइज़र। तो ये डिवाइज़र आपका हुआ। तो जो डिवाइज़र है आपका, भाजक है, वह 10 है। तो जब 1 और 0 यहाँ पर नीचे हर में हो यानी भाजक हो, तो आपको दशमलव का ही इस्तेमाल करके, माने दशमलव मतलब होता है भाग, तो ऐसा भी आप समझ सकते हैं। दशमलव लगा है मतलब भाग है। तो यहाँ 1 और 0 से आपको बनी संख्या से भाग देना है।
तो आपको केवल 0 गिनना पड़ेगा। तो जैसे लिखा है 3/10, तो यदि भाग है तो भाग में जब 10 से बनी संख्या का आप भाग देते हैं, यानी 10 हो, 100 हो, 100 हो, 1000 हो, 1 हो इधर और इधर 0 हो, तो भाग में चूँकि इस संख्या में दशमलव नहीं लगा है, मैंने बताया कि इसके पास दशमलव कहाँ पर है, यहाँ पर है। कोई भी संख्या में दशमलव नहीं लगा है तो उसका दशमलव उस संख्या के दाएं तरफ होता है। तो यहाँ पर दशमलव है तो भाग में दशमलव बाएं तरफ जाता है, ये आप नोट किए रहिए, बाएं तरफ। यानी 10 से बनी संख्या का जब भाग देंगे, 10 से बनी, ये 100 का मतलब है कि इसमें 2 10 हैं, 1000 का मतलब है इसमें 3 10 हैं, तो 1 होना चाहिए और इधर 0, तो वह 10 से बनी संख्या कहलाएगी। ये ध्यान रखना है। तो ये बाएं तरफ जाएगा, तो 0 को गिनना है, 1 को नहीं गिनना है। जितने 0 होंगे उतने अंक बाद दशमलव आगे बढ़ जाएगा, यानी भाग में दाएं तरफ जाता है। पहला ये नोट करिए। तो यह दशमलव 1 अंक आगे जाएगा, तो दशमलव 1 अंक आगे गया तो कहाँ पर कायम हो गया, यहाँ पर। यानी 3 में आपने 10 का डिवाइड किया तो ये आ गया 0.3। अब मैंने पूर्णांश में कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पर अब 0 कायम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 3/100, 3/100 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 0 हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, 1 होना चाहिए। तो 2 0 लगे हैं तो माने 2 अंक बाद, तो 2 अंक यहाँ पर चूँकि दशमलव मैंने बताया पहले से ही होता है। अब आपको इस तरीके से कायम करना हो तो कायम कर सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए। नहीं लिखना है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर दशमलव है। अब इस दशमलव को 2 अंक आगे ले जाना है। तो जब 2 अंक आगे ले जाना है तो यहाँ हमारे पास तो केवल एक अंक है। तो 1 अंक मैंने बताया कि जब अंकों की कमी हो तो वहाँ पर आप 0 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप 0 ले लीजिए और इसके बाद पॉइंट लगा दीजिए, ये हो गया आपका। और यहाँ पर पूर्णांश में 0 आप रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से भाग में जो दशमलव होता है वह दाएं तरफ, बाएं तरफ यानी लेफ़्ट साइड जाता है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो दशमलव किसी भी संख्या या अंक में उसके दाएं तरफ रहता है, यदि नहीं तो इस तरीके से आप मान लेंगे कि यहाँ पर दशमलव है। अब मान लीजिए किसी ने दिया 3/1000। अब ध्यान रखना है कि केवल 0 गिनना है, 1 2 3, तो 3 0 के बाद ये दशमलव यहाँ पर छिपा हुआ है। यह तो 1 अंक तो ऑलरेडी मेरे पास है। अब आपको 2 अंक लेने पड़ेंगे, यानी 2 0, फिर आपने लगा दिया पॉइंट, ये बन गया आपका। तो मतलब 3 में आपने 1000 का भाग दिया। अब देखिए आप 3 में 1000 का भाग दे के भी देख लीजिए, तो 1000 शून्यम 0। अब आपने यहाँ पर घटाया तो 3 आया, ये घटाना हुआ तो 3 में 0 गए, 3 आया। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमको भाग ले जाना है। तो याद रखना है कि बहुत से लोग ये बताते हैं कि पॉइंट हमको 0 देता है। चूँकि उतारने के लिए जब कोई संख्या ना हो तो हम दशमलव कायम करते हैं, तो बोलते हैं दशमलव 0 देता है। दशमलव 0 इस तरीके से नहीं देता है। चूँकि हमको इसको भाग ले जाना है, तो चूँकि मैंने बताया कि 3 में 2 हिस्से हैं, एक पूर्णांश एक अपूर्णांश, तो ये जीरोज़ जो हैं इसके चलते जाते हैं जब तक आपको भाग ले जाना हो। तो यहाँ पर मैं पॉइंट लगा रहा हूँ। अब इनमें जीरोज़ आप लगाते जाइए। तो जब आप पूर्णांश वाला हिस्सा ले आएँ तो ये पूर्णांश में आया, 1000 0 जा 1, 1000 0 जा 0, यानी 1000 शून्यम 0। अब पॉइंट के बाद वाला आप अंक उतार रहे हैं, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद वाला भागफल आएगा। तो आपने ये लगा दिया पॉइंट, ये पॉइंट लगा है तो आपने लगा दिया पॉइंट। अब पॉइंट के बाद आपने उतारा ये 0, तो ये 0 आपने उतारा। फिर मैंने बताया कि एक बार में एक ही अंक आप उतार सकते हैं। तो जब एक ही अंक आप उतार सकते हैं तो माने इसमें भाग नहीं जाएगा। तो या आप ये मान लीजिए कि 1000 शून्यम जाएगा। अब शून्यम नहीं ले जाना चाहते हैं तो फिर भाग न खाए, यहाँ पर रखिए लब्धे शून्य। तो लब्धे शून्य आपने रखा तो माने 30 में भाग चला गया। अब आपने लब्धे शून्य रख लिया तो ये 0 आपने उतार लिया, तो ये 0 उतारा। अब
1000 से फिर भी भाग नहीं जाएगा क्योंकि 300 बहुत छोटा है, तो 1000 शून्यम ले जाइए। अब 1000 शून्यम शून्य आएगा तो 300 ही आएगा, तो मतलब भाग न खाए लब्धे शून्य रख लीजिए, तो माने भाग चला गया। अब ये 0 उतार लीजिए, आपने उतार लिया। अब 1000 तिहाई 3000, फिर आपने घटा दिया, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया ये और यहाँ पर आ गया ये। तो चूँकि मैंने भाग आपको समझाया, बहुत से लोग बोलते हैं 0.0 देता है, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, 0.0 ऐसे नहीं देता, ये जो भाज्य है वही 0 देता है। बस दशमलव आप कायम करेंगे, दशमलव वाला हिस्सा आप ले रहे हैं अपूर्णांश वाला, तो यहाँ पर अपूर्णांश वाला भागफल भी आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हाँ ध्यान रखना है, आपने दशमलव लगाया फिर एक अंक आपने उतारा, तो मैंने भाग के नियम में बताया है कि आप जब कोई भी अंक भाज्य से लेते हैं उसमें भाग ले जाना पड़ेगा, एक कम ना जाए। तो भाग न खाए लब्धे शून्य जो रखते हैं तो शून्यम में ले जाते हैं। जैसे आप समझिए 3/100 है, यहाँ पर मैंने बताया कि यदि 1 और 0 से बनी संख्या हो तो जितने 0 हों उतने अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ये भाग ही है। भाग में दशमलव दाएं तरफ जाता है, बाएं तरफ जाता है, तो दशमलव है यहाँ। तो चूँकि 2 0 हैं, एक को नहीं गिनना है, तो 2 0 हैं तो दशमलव 2 अंक बाद चला जाएगा, तो एक अंक तो 3 ही है और एक आपने 0 ले लिया, ये आपने पॉइंट कायम कर दिया। अब इधर पूर्णांश में कुछ भी नहीं है तो आपने 0 लगा दिया, तो ये बन गया 0.03। लेकिन आप यदि भाग करना चाहते हैं कि मैं 3 भाज्य है और 100 भाजक है तो मैं भाग ही कर लेता हूँ, तो जब आप भाग करेंगे तो देखिए 100 शून्यम शून्य, ये आ गया, 3 में शून्य गए 3। अब ये दशमलव ये है, ये 3 है, दशमलव वाला पार्ट इसने लिया और यहाँ पर आप 0 लगाने लगे, जितने 0 चाहें, जितनी तक आपको भाग ले जाना है। कट जाएगा तब तो भाग टर्मिनेट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो दशमलव आपने यहाँ पर देखा, दशमलव के बाद आपने 0 उतारा है, इसलिए यहाँ पर आपको दशमलव लगाना पड़ेगा। अब आपने उतारा 0, ये 0, मैं यहाँ पर एरो लगा रहा हूँ। अब आप देखिए आपने एक अंक अपने भाज्य से उतार लिया, तो इसमें भाग ले जाना पड़ेगा, तभी दूसरा अंक उतार सकते हैं। दूसरा अंक उतारने के लिए 100 एकम 100 नहीं जा रहा तो 100 शून्यम शून्य ले जाएंगे, 100 शून्यम शून्य। तो जब शून्यम ले जाते हैं तो देखिए यहाँ पर हमको उसी को बोलते हैं भाग न खाए लब्धे शून्य। तो शून्य में शून्य गए शून्य और ये 3 में शून्य गए 3, ये आ गया 30। तो इतनी लंबी प्रक्रिया ना करके आदमी भाग न खाए लब्धे शून्य कर लेता है। अब देखिए 30 में शून्य घटाएं तो 30 ही आया, तो इसीलिए भाग न खाए लब्धे शून्य रख लिया, तो माने भाग चला गया, एक कम नहीं गया तो शून्यम गया। अब आपने फिर ये दूसरा 0 उतारा, तो अब 100 तिहाई 300 भाग चला जाएगा, तो 100 तिहाई 300, 100 तिहाई 300। दोस्तों यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर 30 आया था, फिर दशमलव ने 0 दिया, ये 0, फिर यहाँ पर 100 तिहाई 300 लगाए और ये पूरा कट गया। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको भाग समझना है। लेकिन दोस्तों जिनको कन्फ्यूजन होता है कि दशमलव ऐसे भाग देता है वैसे फिर पॉइंट, तो ऐसा नहीं है, केवल आप भाज्य को समझिए। कुछ और मैं लेता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है 3/1 2 3 4, 10,000 से भाग देना है। तो वैसे तो है कि 1 से बनी 1 और 0 से बना नीचे हर हो, तो आपको क्या करना है, जितने 0 हों उतने अंक बाद दशमलव कायम करना है। 4 0 हैं तो 4 अंक बाद दशमलव कायम कर दीजिए, भाग हो जाएगा। लेकिन आप भाग करना चाहते हैं तो वह भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर पहले आप 0, अब ये हट जाते हैं, जब दशमलव कायम करेंगे तो ये हट जाते हैं, माने भाग हो गया। तो यहाँ पर आपको एक अंक तो ऑलरेडी मिला हुआ है 3। अब यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 अंक, चूँकि बटा माने भाग होता है तो यहाँ पर दशमलव है तो ये दशमलव 4 अंक आगे जाएगा। चूँकि भाग में बटा में दशमलव बाएं तरफ जाता है, तो दशमलव यहाँ पर है
तो 1 अंक यहाँ पर है, आपको 4 अंक बाद लगाने हैं, तो आपको 3 अंक की कमी है, तो आप 3 जीरो ले लेंगे और 3 जीरो बाद आपने दशमलव कायम कर दिया। ये दशमलव कायम कर दिया, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये 3 हो गया। फिर दशमलव हमेशा दाएं तरफ से काउंट किया जाता है, ये याद रखिए। और भाग में यानी बटा जब लगा रहे तो दशमलव हमेशा 10 से बनी संख्या, जैसे इसमें कितने 10 हैं, 1 जीरो से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 10 का भाग है, यानी इधर 1 हो और इधर 0 हो, तो इस तरीके से आपको दशमलव भिन्न में बदलना है। इसको साधारण भिन्न बोलेंगे, इसको दशमलव भिन्न, दशमलव लगा रहे दशमलव भिन्न। तो यहाँ पर दशमलव नहीं लगा था, ये दशमलव यहाँ पर आप कायम कर लेंगे, ऐसे कर देंगे, तो ये वाला दशमलव आप आगे जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 अंक आगे, जीरो को गिनेंगे तो 1 2 फिर ये 3 फिर ये 4 और फिर आपने लगा दिया पॉइंट, और इधर पूर्णांश में कुछ भी नहीं है तो ये आ गया 0। तो दोस्तों इस तरीके से ये कायम हुआ। अब देखिए भाग आप करिए, 3 में आपको करना है भाग किसका, 10,000 का। तो देखिए उतना ही आंसर आएगा। तो पहले तो शून्यम जाएगा, यानी भाग न खाए लब्धे शून्य, पूर्णांश में भाग नहीं जा रहा, तो भाग न खाए लब्धे शून्य आपने रख दिया, या ये 10,000 शून्यम शून्य, लब्धे शून्य माने एक कम नहीं जा रहा तो शून्यम आप ले जा रहे हैं। फिर 3 में शून्य गए 3। अब आगे भाग ले जाना है तो 3 के बाद का जो दशमलव है उसको आप कायम कर दीजिए, ये यहाँ पर दाएं तरफ, और जितने जीरो चाहें उतने जीरो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये आपने जीरो लगा लिए। अब आप दशमलव के बाद का उतार रहे हैं तो भागफल में भी दशमलव लगा दीजिए। अब दशमलव के बाद आपने ये जीरो उतारा, ये हुआ 30। अब इसमें भाग नहीं जा रहा तो 10,000 शून्यम शून्य आएगा, तो फिर वही 30 आ जाएगा। तो 10,000 शून्यम शून्य ना करके खाली शून्य आप लगा दिए, शून्य आप यहाँ पर लगा दिए, यानी भाग खाए लब्धे शून्य। फिर 1 जीरो आपने उतार लिया। मैंने बताया कि जो आप अंक या जीरो कुछ भी उतारेंगे उसके लिए भाग ले जाना पड़ेगा। भाग यदि नहीं जाता है तो अगला अंक उतारने से पहले आपको जीरो ले जाना पड़ेगा। जैसे मैंने दशमलव के बाद 1 अंक लिया 0, तो यहाँ दशमलव लगाया है तो ये दशमलव जीरो नहीं दिया है। मैं दशमलव के बाद ये 0 उतारा हूँ तो इसमें भाग नहीं गया तो शून्यम ले गया, यानी भाग खाए लब्धे शून्य। अब भाग खाए लब्धे शून्य ये रख दिया तो ये अगला अंक उतारने के लिए मैं परमिटेड हो गया। अब ये 0 मैंने उतारा तो अब ये 10,000 है। अब इसने इस संख्या को 300 बनाया तो इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो जब भाग नहीं जा रहा है तो माने 1 कम नहीं जाएगा तो शून्यम जाएगा। अब ये शून्यम हम भाग ले गए, तो जब शून्यम ले जाएंगे तो 10,000 शून्यम शून्य आएगा, तो जब घटाएंगे तो वही 300 आ जाएगा, तो माने ये भाग चला गया। अब क्या करेंगे कि हमने भाग खाए लब्धे शून्य लगा लिया, तो अब इसके लिए ये 0 आप उतार लेंगे। आपने ये 0 उतारा, अब ये बन गया 3,000, ये है 10,000 है, इसमें भी भाग नहीं जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा तो 10,000 शून्यम शून्य, यानी भाग की प्रक्रिया आपने कर दी। आपका घटाने के बाद आ गया 3,000। अब आप परमिटेड हो गए अगला अंक उतारने के लिए, तो आप ये 0 उतार लीजिए। अब ये बन गया 30,000। अब चला जाएगा भाग, क्योंकि ये 10,000 है तो 10,000 तिहाई 30,000। तो इधर से लिखना प्रारंभ करेंगे दाएं तरफ से, 3 शून्यम 3 शून्यम 3 शून्यम 3 शून्यम 3 एकम 3, घटा दिए, पूरा भाग टर्मिनेट हो गया, यानी समाप्त हो गया। अब आगे टर्मिनेट हो गया तो इसके दशमलव के बाद जीरोज आप कायम करेंगे तो आप उतारने का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, क्योंकि इसके बाद अब जब भाग ही समाप्त हो गया, 0 आ गया, तो अब 0 लेंगे तो जीरोजा जाएगा, तो जीरोजा करने से कोई मतलब नहीं। तो ये आपका आ गया भागफल। तो मिलान कर लीजिए, देखिए ये 10,000 है और ये इस तरीके से। दोस्तों मैंने आपको यह वीडियो बनाया, मैं दशमलव के लिए अगला वीडियो फिर बनाऊंगा। मेरे इस वीडियो में आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया, उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। धन्यवाद।